डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने देखा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में उसका स्ट्रक्चर और उसका लोकेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सिर्फ एक तरीके का इंट्रोडक्शन था वो। अभी हम थायराइड ग्लैंड को और आगे देखेंगे कि ये क्या है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। मैंने बताया था कि इसमें दो लोब्स होते हैं और ये दोनों लोब्स कनेक्टिव टिश्यू से यानी स्टमक से कनेक्टेड होता है। और इसके अंदर हमने बताया क्या होता है, दो तरीके का सेल्स होता है। दोनों लोब्स में दो तरीके का सेल्स होता है। एक सेल्स को कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और दूसरे को बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। हमने ये देखा कि दूसरे को बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, तो हम लिख देते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। इसी फॉलिकुलर सेल से T4 और T3 रिलीज होता है, सेक्रेट होता है। T3 और T4 कैसे बनता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ यूं समझ लीजिए कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, इसी फॉलिकुलर सेल्स से थायराइड ग्लैंड का जो फॉलिकुलर सेल्स है उसी से थायरोक्सिन रिलीज होता है। यही आपका T4 थायरोक्सिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं T1, T2, T3, T4 में। तो T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स को सी सेल भी बोलते हैं। और इससे भी एक हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन हाइपोकैल्सीमिक इन नेचर होता है। मैंने बताया ये क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिक। हाइपोकैल्सीमिक का मतलब क्या हुआ? हाइपोकैल्सीमिक का मतलब होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना। यानी ये क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। इसको हम हाइपोकैल्सीमिक कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैल्सीटोनिन का काम क्या है, ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करना। माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हाइपोकैल्सीमिक नाम का कोई चीज है तो क्या हाइपरकैल्सीमिक भी कोई चीज है? तो निश्चित ही हाइपरकैल्सीमिक भी होता है, जिसको हम पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं। यानी यहीं पे हम लगे हाथ देख लें कि अगर हम टीटीएच हार्मोन की बात करें, पैराथायरॉइड हार्मोन की बात करें, तो ये क्या होता है, ये हाइपरकैल्सीमिक होता है। यानी ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, इसके मैकेनिज्म को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे जब हम पैराथायरॉइड ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक में इतना बता दिया कि थायरॉइड ग्लैंड में फॉलिकल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स है। किससे क्या रिलीज हो रहा है ये भी आपको मैंने बताया। कहानी आगे बढ़ाते हैं और फॉलिकुलर सेल्स की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि ये जो थायरॉइड ग्लैंड है, ये हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होता है।
एड्रिनल ग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा वेस्कुलर ग्लैंड अगर कोई है तो थायराइड ग्लैंड ही है। लेकिन पर ग्राम वेट के बेस पे अगर इसकी वेस्कुलरिटी को देखते हैं तो पर ग्राम के बेस पे सबसे ज्यादा वेस्कुलर थायराइड ग्लैंड है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर है। बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर होने का मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर होने का मतलब ये हुआ कि फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ ब्लड वेजल्स सप्लाइड है, यानी इसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक फॉलिकुलर सेल्स को बना करके और देखते हैं कि उसके चारों तरफ ब्लड वेजल्स किस तरीके से अरेंज्ड है। पहले हम इसको देखते हैं। उम्मीद है अभी तक की हर चीज समझ में आया होगा। और ये थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये बताया कि अभी हम एक फॉलिकुलर सेल्स को बनाएंगे। ये मैंने एक फॉलिकुलर सेल्स को बना दिया, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स को हमने बनाया और ये फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ ब्लड वेजल्स है। तो इधर भी ब्लड वेजल्स है, इधर भी ब्लड वेजल्स है, ये भी ब्लड वेजल्स है, यानी कि ये हर तरीके से ब्लड वेजल्स से क्या है, सराउंडेड है। आखिर इसका काम क्या है? क्योंकि हाईली वेस्कुलर है ये तो मालूम है, लेकिन ये क्या है और ये ब्लड वेजल्स हाईली वेस्कुलर है, आखिर ये किस तरीके से हेल्प करता है? चूंकि फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन भरा रहता है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये क्या है, ये होता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें फील्ड है। और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो फील्ड है, हम जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। तो उसी एमिनो एसिड में एक और भी एमिनो एसिड होता है, टायरोसिन। यानी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो टायरोसिन का रेसिड्यूस है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्रोटीन सिर्फ टायरोसिन का बना हुआ है। टायरोसिन के अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, टायरोसिन के अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, लेकिन टायरोसिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है। तो इसीलिए हमने ये देख लिया कि इसके ऊपर टायरोसिन प्रोटीन, टायरोसिन टायरोसिन इस तरीके से है। ये हर जगह टायरोसिन टायरोसिन है। अब ये देखते हैं कि ये टायरोसिन करेगा क्या। एक्चुअली जब थायरोक्सिन बनता है तो थायरोक्सिन के लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स होगा, थायरोक्सिन बनाने के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए, बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स चाहिए, वो क्या है, वो है पहले आयोडीन और दूसरा क्या है, वो है टायरोसिन। ये दो एलिमेंट होगा तभी थायरोक्सिन बन पाएगा, और अगर ये दोनों नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि ये आयोडीन कहाँ से आएगा, टायरोसिन कहाँ से आया। ये आपको मैंने बताया कि ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही है। उसके अंदर जो ल्यूमेन होता है, जो कोलॉइड होता है,
उसी कोलॉइड में ये भरा हुआ रहता है और ये प्रोटीन होता है। और यही प्रोटीन अल्टीमेटली किस चीज का बना हुआ होता है? टायरोसिन का बना हुआ है। वन ऑफ द टायरोसिन उसमें होता है, एक एमिनो एसिड का एक टाइप टायरोसिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन आयोडीन की बात है कि आयोडीन कहाँ से आएगा? तो ये जो ब्लड वेजल्स है, इस ब्लड वेजल्स में इस ब्लड वेजल्स में आयोडीन आयोडाइड के फॉर्म में मूव कर रहा होता है। यानी ब्लड में आयोडाइड के फॉर्म में रहता है, आयोडीन नहीं रहता है। ये आयोनाइज्ड यानी आयोनिक फॉर्म में रहता है। तो हमने ये देख लिया कि ब्लड में आयोडाइड है। ब्लड में क्या है? आयोडाइड। क्वेश्चन ये उठता है कि ये आयोडाइड आया कहां से? तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये आयोडाइड कहां से आया। आपको मैं बता दूं कि आप जानते होंगे कि ये जो जीआईटी है, आप जानते होंगे कि ये क्या है? जीआईटी है। और इस साइड में क्या है? इस साइड में क्या है? लीवर है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं और यहां से अल्टीमेटली अब्जॉर्ब हो करके किस में आता है? लीवर में आता है। और लीवर से अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? लीवर से अल्टीमेटली कहाँ आएगा? ये हार्ट में आएगा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। और यहां से फिर बाहर निकलेगा ब्लड वेजल्स। और यही ब्लड वेजल्स जो बाहर निकलेगा तो डिफरेंट आर्टरीज में बढ़ता है, तो जिसमें कि ये भी एक ब्लड वेजल्स है। इस तरीके से इसमें आ गया। तो हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें वो आयोडाइड होता है, उसमें जो पार्ट रहता है वो आयोडाइड, ये आयोडाइड फॉर्म में रहता है। आयोडाइड सॉल्ट हम जानते हैं, क्या कहते हैं कि आयोडाइड सॉल्ट है ये। तो ये आयोडीन आयोडाइड के फॉर्म में है, यानी आयोनिक फॉर्म में है, यहाँ आया। और यहाँ से ये अल्टीमेटली ब्लड वेजल से बाहर निकल करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया तो फिर अब ये अंदर कैसे जाएगा? निश्चित रूप से अंदर जाने के लिए इसके फॉलिकुलर सेल्स के मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे सोडियम आयोडाइड सिंपोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो हमने ये बता दिया कि इसी के ऊपर क्या है? सोडियम आयोडाइड सिंपोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि दो सोडियम के बीच में एक आयोडाइड अंदर आता है। सिंपोटर का मतलब सेम डायरेक्शन में जाना। तो हमने ये देख लिया है कि दो सोडियम के बीच में एक आयोडाइड अंदर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये मेम्ब्रेन के अंदर आयोडाइड आ गया। मेम्ब्रेन के अंदर आयोडाइड आया है, आयोडीन अभी नहीं है, आपको ध्यान देना होगा। तो ये जो आयोडाइड आया है, अब ये आयोडाइड क्या होगा? सबसे पहले आयोडीन में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? तो इसके लिए इसके अंदर थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हमने बताया कि इसके लिए इसके अंदर थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है। थायराइड पेरोक्सीडेज
एंजाइम, और यही थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम आयोडाइड को कन्वर्ट करता है आयोडीन में, आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने ये देख लिया कि अब ये आयोडीन बन गया। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि हमने आउटर सरफेस तो देख लिया कि आउटर सरफेस पे यानी मेम्ब्रेन में सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और इसका मेम्ब्रेन यानी ये जो मेम्ब्रेन है वो किस तरीके का होता है। होता ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है बाहर का, ये तो आपने देख लिया कि बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नॉर्मली अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ होता है। अंदर का मेम्ब्रेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ होता है। मीन्स फॉलिकुलर सेल्स आर इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये पंचलाइन आप ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बताया कि इंटरनली फॉलिकुलर सेल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन एक चीज और, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से जो लाइंड है ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। कहीं कहीं ये जब एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज की बात होता है, जब इसमें इसकी एक्टिविटी क्या होता है, इसकी एक्टिविटी कम होता है, तो उस टाइम में यानी कि जब इसकी जरूरत होती है कि हमें ये थायरॉक्सिन बनाना है, तब जाकर के ये क्या होता है, ये सेक्रेटरी नेचर का हो जाता है, तब ये क्यूबॉइडल हो जाता है। अदरवाइज ये क्यूबॉइडल नहीं रहता है, ठीक है। इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो और यही सिक्रेट करता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन को। आपने जो देखा कि कॉलॉइड्स में जो सारी चीजें हैं वो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो भरा हुआ है वो कौन कर रहा है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब आयोडीन बन गया, आयोडीन आया, तो एक आयोडीन अगर एक टायरोसिन से मिला तो मोनोआइडोटायरोसिन कहेंगे, मोनोआइडोटायरोसिन कहेंगे उसको। तो इसमें भी मैंने ये बताया कि मोनोआइडोटायरोसिन यानी टायरोसिन प्लस आयोडीन मिला तो मोनोआइडोटायरोसिन बना, और ये मोनोआइडोटायरोसिन प्लस अगर इसी टायरोसिन से दो आयोडीन मिलेगा तो डाइआइडोटायरोसिन कहेंगे उसको, और एक डाइआइडोटायरोसिन और एक मोनोआइडोटायरोसिन अगर मिलेगा तो इसको हम ट्राइआइडोथायरोनिन बोलेंगे, टायरोसिन नहीं बोलेंगे। तब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइआइडोथायरोनिन, यानी ट्राइआइडोथायरोनिन बोलेंगे, टायरोसिन नहीं बोलेंगे। मोनो में टायरोसिन बोलेंगे, डाई में टायरोसिन बोलेंगे, लेकिन ट्राई में थायरोनिन बोलेंगे, और टेट्रा में भी थायरोनिन बोलेंगे। इसको हम T3 बोलते हैं और फिर टेट्रा को T4 बोलते हैं। और ये जो कपलिंग हो रहा है, आयोडीन का जो मिलने का जो तरीका है, ये जो कपलिंग हो रहा है, ये कपलिंग में भी पेरोक्सीडेज एंजाइम ही काम करता है।
बिना पेरोक्सीडेज एंजाइम का, जैसे डाइआइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन कपल्ड नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ कपलिंग के लिए भी जरूरी है, क्या होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि थायरोक्सिन का फॉर्मेशन अल्टीमेटली हुआ कैसे। अब ये जो थायरोक्सिन बना, तो ये थायरोक्सिन फिर निकलेगा बाहर, निकल करके फिर आएगा ब्लड में, निकल करके ब्लड में फिर आएगा। और फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो चूंकि ब्लड में पहले से प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, हम जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन। तो 70% थायरोक्सिन ग्लोबुलिन प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और उसके बाद 10 to 15% प्री एल्बुमिन के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड कर जाता है। तो और 15 to 20% एल्बुमिन के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद 0.03% T4 फ्री स्टेट में रहता है और 0.3% T3 भी फ्री स्टेट में रहता है। और यही फ्री स्टेट के वजह से हम थायराइड प्रोफाइल जब करवाते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि आखिर थायरोक्सिन का लेवल क्या है। तो हम इससे रिलेटेड की कहानी, इससे रिलेटेड जो कुछ भी है, अब हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक मैं सिर्फ यही बताया हूं, यहां तक कि थायरोक्सिन बना कैसे और थायरोक्सिन निकला और ब्लड में जाकर के अटैच हुआ। अब हम उससे आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर watching।